हमारे जो एचएएस और अलाइड के एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर्स के अंदर यूज़फुल आर्टिकल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द हिंदू पेपर से और इसमें इसका टाइटल है चेक डू नॉट क्रॉस। गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टम रिफॉर्म्स एंड नॉट अटैक द जुडिशरी। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुडिशल रिफॉर्म की बात की है। हमारे देश में जो जजेस हैं उनको जजेस ही चुनते हैं, कोलिजियम सिस्टम कहते हैं उसे। तभी तो इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है। जुडिशरी हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट में कोई दखल नहीं है, एग्जीक्यूटिव का, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर इस बार गवर्नमेंट ने फिर से प्रपोजल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा। इसमें कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर वेदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन फिर रेज हुआ है कि क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए सही है कि नहीं है। बहरहाल देखते हैं इसको। तो देयर इज समथिंग रूड एंड अनप्लेजेंट इन द वे द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट द टास्क ऑफ डिमांडिंग अ बिग से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जो हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीधा इसका मतलब क्या है कि ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो डिमांड कर रही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में उनको इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो है वो एक रूड और अनप्लेजेंट इसको दिखाया गया है। द लेटेस्ट साल्वो मीन्स काइंड ऑफ फायर ऑफ वर्ड्स। जब कोई पर्सन जो है वो कुछ चीज़ें कहता है एक के बाद एक और वो रूड अनप्लेजेंट होती है, वो कहते हैं उसको साल्वो। द साल्वो ऑफ इज फ्रॉम द यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, who has written to the Chief Justice of India to request that the executive be given a role in the appointment process which now is being handled by a collegium of judges। तो हमारे देश में collegium of judges हैं जो जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। तो इसके ऊपर अब ये कुछ एक कमेटी बनाना चाहते हैं, सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी। तो गवर्नमेंट जो है वो सर्च और इवैल्यूएशन कमेटी बनाना चाह रही है एंड उसके ये they are asking about making where it is search and evaluation committee, this one search and evaluation committee। फिर वो जो है नाम फॉरवर्ड करेगी जजेस के जिनको अपॉइंट करना है। आपको बता दूं एस्पिरेंट्स कि मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। 2015 के अंदर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था मोदी सरकार के द्वारा। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी जी आते हैं एज अ पीएम और 2015 में वो रिफॉर्म की बात करते हैं जुडिशरी के अंदर। ये बात ज़रूर है कि कोलिजियम सिस्टम में भी कुछ ऐसी लैकुनेज हैं, कमियां हैं, पर उनको दूर करने के लिए क्या सरकार अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए उनकी अपॉइंटमेंट में, तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसमें 2015 के अंदर भी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, NJAC बोलते हैं इसको, तो इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से स्पष्ट है, ये कमीशन अपॉइंटमेंट या यूं कह लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को नियुक्त जो करना है वो इस कमीशन के द्वारा नाम जो है वो फाइनल किए जाएंगे। इसे बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रीन है हमारे देश के अंदर, जिसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट्री लॉ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर करता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यही हुआ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ 2015 के अंदर। तो कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक बनते हैं ऐसे के अंदर अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसके अंदर ये बात दैट इज सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी की बात आप लिखेंगे और इसमें ये बात भी लिखेंगे जो इसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जो है वो रिमूव किया गया था। तो इन शॉर्ट हमें इस तरह के आर्टिकल में क्या बात सीखनी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या आर्टिकल्स हैं जो जुडिशरी के बारे में कहते हैं, ये सारी बातें। पर इस आर्टिकल से हमें दो ही बातें लगी जो हमें जाननी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी और बातें, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। बढ़ती गरीब अमीर खाई मिटाना प्राथमिकता बने। एस्पिरेंट्स हमारे देश के अंदर, जो हमारे इंडिया में जो पुअर और मिडिल क्लास और रिच, मिडिल क्लास को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पुअर और रिच को पकड़िए, तो हमारे देश में जो ये फासला है रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा है। फासला मीन्स कि जो इनकम है रिच की वो बहुत ही ज़्यादा है और जो इनकम है पुअर की वो बहुत ही कम है। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है 7% से 6% से, तो देश ग्रो कर रहा है 6% से एवरेज, मगर हमारे देश की जो रिच क्लास है वो काफ़ी हाई परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं और जो मिडिल पुअर क्लास है उनमें इतनी ग्रोथ नहीं पाई जा रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द काइंड ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, द प्रोग्रेस इनइक्वालिटी। इस आर्टिकल के अंदर बहुत बेहतर तरीके से कहा गया है, ऑक्सफाम की रिपोर्ट है कि इस देश में जो रिच और पुअर है उनका कंट्रीब्यूशन या देश की संपत्ति का कितना हिस्सा उनके पास आ रहा है। दैट इज़ वेरी ग्रेट रिपोर्ट। ऑक्सफैम, कई बार एग्जाम में आता है कि ऑक्सफैम जो है वो किस सेक्टर में रिपोर्ट जारी करता है, तो ज़्यादातर ये पॉवर्टी, रिच काइंड ऑफ इनकम डिस्पैरिटी, इसके ऊपर ये बात करता है। ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट का शीर्षक है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। आ सकता है एग्जाम के अंदर कि हाल ही में जो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी की है उसमें उसका टाइटल क्या था, दैट इज सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट, भारत की कहानी। रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो चमकते इंडिया के नीचे एक कराहता भारत बना रहेगा। कराहता भारत, चमकते भारत, शाइनिंग इंडिया के नीचे जो है वो डार्क इंडिया, ऐसी बात की जा रही है। समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज में एक बड़े हिस्से का जीवन जीने की जरूरी शर्तों से लंबे समय तक वंचित रहना खतरनाक हो सकता है। हमारे देश में जो पुअर सेक्शन है, इवन आफ्टर द कोविड-19, उनकी जो सिचुएशन है या उनका जो अर्निंग सोर्स है काफ़ी कम हुआ और इकोनॉमिकल रिकवरी होने के बाद भी उनकी इनकम में उतना इजाफा नहीं हो रहा है। बात हम करें, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के ऊपरी 1% मीन्स द टॉप 1% ऑफ इंडियंस, रिच इंडियन, टॉप 1%, उनके पास देश की 40% संपत्ति है। अब आप कहें क्या ये बुरी बात है, क्या ये इनकम इनइक्वालिटी है? हाँ, ये तो है, इनकम इनइक्वालिटी है, पर क्या बुरी बात है? सवाल ये कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके पास जो रेवेन्यू मेकिंग इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बट वही बात है कि कहते हैं कि द टैक्सिंग रिच एंड बेनिफिटिंग पुअर, रिच के ऊपर हैवी टैक्स लगाना और उस टैक्स से जो पैसा आए वो पुअर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि उनका इकोनॉमिकल पोजीशन ठीक हो सके। अब ये तो वही है इस तरह से बात की काइंड ऑफ लूटिंग रिच एंड सपोर्टिंग पुअर, मगर इसमें बुरी बात भी क्या है? किसी देश के अंदर एक तबका बहुत इंप्रूव कर रहा हो और एक तबका जो है बहुत नीचे हो, तो उसके बीच में गैप मिटाने के लिए ऐसी सोशल कॉजेज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सरकार को बाय पुटिंग हैवी टैक्सेस ऑन द रिच पीपल। इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स जो कंट्रीब्यूट होता है दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट हाउसेस से जो टैक्सेशन आती है दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। अब रिपोर्ट के अंदर चौंकाने वाला तथ्य यह है कि देश के अमीर गरीब के मुकाबले सरकार को ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीरों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर गरीब ज़्यादा खर्च करते हैं। अमीर, एक बहुत सिंपल सी बात है, अमीर बहुत कम परसेंटेज में है और जो पुअर हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादातर पॉपुलेशन ये है। हम कई बार यही समझते हैं कि देश की रिच ज़्यादा टैक्स भरते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आप कुछ भी नमक लेते हैं, आप हल्दी लेते हैं, आप चाय पत्ती ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो पैकेट के अंदर हैं और इसमें MRP है, इसमें लिखा है कि इट इज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो वो गरीब ज़्यादा भर रहा है। तो ये कहना कि अमीर टैक्स ज़्यादा भरता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में अमीर की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और ज़्यादातर जो है वो पुअर पॉपुलेशन है, ज़्यादा टैक्स भरती है। उदाहरण के लिए नीचे का 50% वर्ग खाने के सामान, गैर खाने की आइटम और दोनों को मिलाकर भी टैक्स का
64% देता है। खाने की चीज़ें और पहनने की चीज़ें या फिर दूसरा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो गरीब है वो 64% टैक्स जमा करता है या टैक्स का शेयर है उसके पास। मध्यम वर्ग 40% करता है, जो मिडिल क्लास है उसका 40% उसके पास है। कुल टैक्स का औसतन जो मध्यम वर्ग है जो 40% है वो कुल टैक्स का 31% देता है। पुअर देता है 64% और मिडिल क्लास 31%, और जबकि ऊपर का धनाढ्य केवल 3-4% ही टैक्स भरता है। और कारण साफ है कि उनकी पॉपुलेशन कम है, जो रिच हैं बहुत ज़्यादा, वो उनकी पॉपुलेशन कम होगी। तो सवाल यहाँ से एक तरह से कहा गया, लास्ट में देखते हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के 10 अमीर पर केवल 2%, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, 2% टैक्स लगा दिया जाए तो देश के सभी बच्चों को कुपोषण को अगले 3 साल के लिए दूर किया जा सकता है। विच मीन्स जस्ट टैक्सिंग 2% ऑफ ओनली 10 रिचेस्ट, ये कहा 10 अमीरों पर। हमारे देश के जो टॉप 10 रिचेस्ट हैं, वेदर इट्स गौतम अडानी, रिलायंस के मुकेश अंबानी एट्सेट्रा, काफ़ी लोग हैं। तो ये अगर 10 टॉप के जो लोग हैं इन पे अगर 2% ही अगर टैक्स लगा दी जाए, एक्स्ट्रा टैक्स उनकी इनकम पे, तो हमारे देश का जो कुपोषण है कम से कम 3 साल के लिए, तो उसकी चिंता मत करिए। ये शो करता है कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें ऐसा आर्टिकल लिखने को आया एग्जाम के अंदर कि जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ती जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, तो लेटेस्ट डेटा आप इसको पुट कर सकते हैं। बस यहाँ पे ऑक्सफाम की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी बायस्ड होती है, क्योंकि ये एक ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर्स के बारे में प्लान करती है, उनके बारे में सोचती है। थोड़ा सा इनका जो व्यू है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो टैक्सिंग रिच एंड फीडिंग द पुअर के ऊपर है, या ये जो पैसा ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा अर्न करते हैं, उनको थोड़ा सा एक नेगेटिव पिक्चर में शो करती है। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है कि आप इस इनकम इनइक्वालिटी के अंदर बेशक टैक्सिंग की बात करें रिचेस्ट को, बट रिचेस्ट द पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन द इकोनॉमी बाय एक्चुअली क्रिएटिंग जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। हमारी जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। तो आज के जो हमारे टॉप 10 कॉर्पोरेट हाउसेस हैं लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं, जॉब्स देते हैं। तो वी शुड नॉट लुक इन दैट वे। अगर आप इसी से ओपिनियन बनाएंगे तो आपके दिमाग पे एक नेगेटिव इमेज बन सकती है ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, लाइक द लूटर ऑफ द इकोनॉमी। ये बात यहाँ पे है। एंड अच्छा देखिए, अमीरों पर लगे ज़्यादा टैक्स, राष्ट्रीय सहारा ने भी यही बात कही है, अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगे। इन्होंने भी ऑक्सफाम की ही रिपोर्ट के ऊपर कहा है अमीरों पे टैक्स ज़्यादा लगे। वो बात सही है गलत है हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर ये कह रहे हैं लगना चाहिए टैक्स ज़्यादा, क्योंकि अमीरों पर टैक्स लगने से उनका जो थोड़ा सा इनकम का हिस्सा अगर पुअर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो काफ़ी हमारे देश की जो इनकम इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी जो बन रखी है वो दूर हो सकती है। भारत में आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हो रही है। ऑक्सफाम 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 1% अमीरों के पास 40% आबादी से ज़्यादा संपत्ति है। राइट। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरबपति की संख्या 120 थी, वहीं 2022 में आंकड़ा 166 पहुंच गया है हमारे देश में, कि अब जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं सॉरी, उनकी संख्या बढ़ रही है, 102 से 166 पहुंच गई है। इस 2 वर्ष के भीतर 64 अरबपति बढ़ गए। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कुल लोगों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है, तो करोड़ों लोग और भी गरीब हुए हैं। आय असमानता कल्याणकारी राज्यों से सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए कहीं ना कहीं ये वही पिक्चर बता रहा है। राष्ट्रीय सहारा भी वैसे ही पॉइंट आउट कर रहा है कि जो रिच है उनकी इनकम कोविड और कोविड के बाद बहुत जल्दी इंक्रीज की है। 2020 में कहता है कि इतने से थे और उसमें फिर इजाफा हुआ है। कोविड-19 में लोगों की इनकम डाउन गई, पुअर्स सफ़र किए बहुत बुरे तरीके से, तो वहाँ पे उसी समय पे जो रिच है उनकी इनकम में बहुत इजाफा हुआ है। तो यही एक अलग कलर में उनको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि अगर हमारे देश में जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो काफ़ी अगर पैसा बना रहे हैं तो उसका एक शेयर नेचुरली जो है वो बाय टैक्सिंग मोर वो जाना चाहिए पुअर पीपल को। भारत में असमानता को कम करने के लिए संविधान की नीति, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की जो नीतियां होती हैं 38(1) और 39(1)
असमानता को दूर करने के लिए कहे गए हैं कि जो इनइक्वालिटी है समाज में, स्पेशली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसे रिमूव किया जाए। हम एक ब्राज़ील न बन के रह जाएं। ब्राज़ील में भी वही हाल है। ब्राज़ील का एक तबका बहुत रिच, बहुत एम्पावर्ड, और एक तबका अब उसके बुरे हाल है। ये चिंताजनक है। सरकार को अपनी एक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हाल ही समय में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसमें उसको रिड्यूस किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में आप डेटा चेक करिएगा, जैसे मेरा अंदाज़ा है कि 25% था, उसे 21 के आसपास किया गया कॉर्पोरेट टैक्स को। इसका पर्पज़ ये था कि हमारे देश में निवेश आए और इन्वेस्टमेंट आए, हमारे देश में एफडीआई आए। एफडीआई आती है, डॉलर्स आते हैं, फ़र्क बढ़ता है, देश में जॉब्स क्रिएट होती हैं, कैपिटल फॉर्म होती है। तो हम उसके लिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था। पर ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट पे देखें और थोड़ा बायस लेके आए हैं, तो इसका कहना है कि भाई और इनको टैक्स इंक्रीज कर कॉर्पोरेट हाउसेस के ऊपर, मगर उसका एक अलग नज़रिया भी है कि ज़्यादा टैक्स करें कॉर्पोरेट हाउसेस के ऊपर तो हमारे देश के भी कॉर्पोरेट हाउसेस कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाहर के लोग जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं थ्रू एफडीआई, वो भी कम इन्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा हमें ओपनली देखना पड़ता है इकॉनमी को, ऐसे नहीं कि रिच और पुअर के बीच में ही रह जाएँ, फंसे रह जाए। हाँ, प्रॉब्लम है पॉवर्टी, पर उसे दूर करने का कोई सोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। तो देखिए, कहते हैं सरकार ने अपनी कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। वहीं दूध, दही जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं में जीएसटी में वृद्धि की गई है। जो मिडिल क्लास या पुअर यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, दूध, दही जो पैकेट में बेरका या दूसरी अमूल के आते हैं, उस पर टैक्स बढ़ा दिए, वो महंगे हो गए हैं। आप देखिए, जो दही का पैकेट था लगभग उसमें जो है 5-6 रुपये का इजाफा हुआ। जैसे जो पनीर का पैकेट आता उसमें इजाफा हुआ, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 का इजाफा हुआ, इसके अंदर भी तो इंक्रीज़ हुए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करते हुए सरकार ने कहा कि इससे वो नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही, न्यू इन्वेस्टमेंट में इससे बेनिफिट मिलेगा, उनका पॉइंट भी सही है। लेकिन कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का लाभ तो लिया, पर निवेश में कमी अभी भी चिंता का विषय है। इनका कहना भी सही है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से इनको, कंपनी को फ़ायदा पहुँचा है, बट वो फ़ायदा सिर्फ उनको पहुँचा, निवेश में इजाफा नहीं हुआ जो हमारा टारगेट था कि इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, निवेश इंक्रीज़ होगा, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। 64% जीएसटी 50% गरीब दे रहे हैं। चलिए 64% जीएसटी, अच्छा ठीक है। तो जो 64% जो फीसदी जो